बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब श्रीलंका पहुँचे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा है उनका और दिफाई नुक्ता नज़र से, क्योंकि श्रीलंका की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बड़ी अहम है। ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम है श्रीलंका, चाहे तजारत करनी हो, मईशत के मामलात हों, दीगर बहुत सारे मामलात हों, दिफाई नुक्ता नज़र हो, तो पाकिस्तान के लिए भी अहम है, भारत के लिए तो बहुत अहम है और चाइना के लिए भी बड़ा अहम है। चाइना ने यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है और पैसे वापस ना कर पाने की वजह से श्रीलंका के कुछ इलाके जो हैं वो चाइना के कंट्रोल में भी हैं, क्योंकि श्रीलंका ने गारंटी किया था, फिर वो पैसे वापस नहीं कर पाए। तो इसी तरह जब पाकिस्तान को चाइना पैसे देता है तो भारत ये कहता है कि इसी तरह एक दिन पाकिस्तान भी अपना कब्जा जो है वो चाइना को दे रहा होगा। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका में बहुत फ़र्क है। श्रीलंका के हालात बहुत अजीब रहे हैं गुज़िश्ता चंद दहाइयों में, और पाकिस्तान का इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बल्कि एक नहीं बहुत सारे एहसान हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अब जब पहुँचे हैं श्रीलंका, तो दिफाई नुक्ता नज़र से ये बड़ा अहम मीटिंग है उनकी, जो मुलाकातें हो रही हैं मईशत के हवाले से, सरमायाकारी, सियाहत, ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम और सकाफ़त, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर कुछ बहुत सारे MOUs होंगे, कुछ मुआहदे होंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन भारत को इससे बहुत तकलीफ़ है। भारत ने बड़े लंबे अरसे तक कोशिश की है कि वो कुछ इंतहा पसंद ग्रुपों के ज़रिए से और हिंदू इंतहा पसंदों के ज़रिए से श्रीलंका को अपने कंट्रोल में कर लें। भारत श्रीलंका को बहुत अरसे तक ये समझता रहा कि ये मुल्क किसी दिन हमारी झोली में आके गिरेगा, और वो उसको कंट्रोल करना चाहता है और उसको अपने ज़ेरे असर रखना चाहता है, जैसा कि वो नेपाल और भूटान में चाहता है। इसी तरह श्रीलंका पानी के अंदर एक छोटा सा मुल्क है और उस मुल्क के ऊपर भारत अपना कंट्रोल चाहता है। तामिल टाइगर्स का एक बहुत बड़ा खतरा वहाँ पे मौजूद रहा। बहुत अरसा पाकिस्तान की PTV के ऊपर आप इसको सुनते रहे, दुनिया भर के अखबारात में, मीडिया में तामिल टाइगर्स की खबरें आती रहीं। ये वो सबसे पहले खुदकुश बम्बार थे। ये मुस्लिम तो नहीं थे, इंतहा पसंद लोग थे और बुत परस्ती इनका जो है वो काम है। लेकिन ये जो तामिल टाइगर्स थे ये खुदकुश हमले किया करते थे। यानी जो इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि फ़िदायीन या खुदकुश हमला जो है वो इस्लाम ने ईजाद किया, नहीं, उनसे बहुत पहले तामिल टाइगर्स ये हमले कर रहे थे। इनके पीछे भारत था, भारत ने इनको ट्रेन किया था, भारत ने इनको मोटिवेट किया था, और ये श्रीलंका में श्रीलंका की हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और ये वहाँ पर कंट्रोल करना चाहते थे। पाकिस्तान ने इस ख़तरे को समझते हुए श्रीलंका को मदद दी थी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने श्रीलंका को बहुत कुछ फ्राहम किया, बहुत सारी ट्रेनिंग दी, बहुत सारे मामलात में उनको हेल्प किया और तामिल टाइगर्स के ऊपर कंट्रोल हो गया। यानी आज अगर श्रीलंका में हालात या उनका मुल्क उनके कंट्रोल में है और वो इस बगावत से निकल सके हैं, तो इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा किरदार है। अभी भी इस वक्त भारत की वजह से श्रीलंका के अंदर कुछ फसादात होते रहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक आग लगाई हुई है। यानी गुज़िश्ता दिनों ये प्रोपेगेंडा किया और गवर्नमेंट को मजबूर किया गया कि अगर कोई मुसलमान मारा जाए या उसका इंतकाल हो जाए तो उसको अब जला दें, अब दफनाएं ना। वो जला इसलिए दें कि अगर उसको दफनाएंगे तो इससे कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा होगा, तो उसको आप दफनाएं ना, उसको जला दें। तो श्रीलंका में ये होना शुरू हो गया। तो आज से 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी श्रीलंका की गवर्नमेंट से कि आप मुसलमानों को दफनाने की इजाज़त दें। तो श्रीलंका ने उस बात को मान लिया। भारत की मीडिया ने इसको बहुत बुरा मनाया, भारत की हुकूमत ने भी इसको बुरा मनाया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की और जो श्रीलंका की कॉमन आबादी है उनके बीच में एक लड़ाई चलती रहे। बुद्ध भी हैं वहाँ पे, बुद्धिस्ट, हिंदू और बहुत सारी कौमें। तो मुसलमानों के साथ वो चाहते थे कि एक लड़ाई श्रीलंका के लोगों की चलती रहे। लेकिन जब ये दफनाने वाला मामला हुआ और इमरान खान साहब ने इसको रिजॉल्व किया तो भारत को इस पर बड़ा गुस्सा आया। अभी भी वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर आग लगाए। इमरान खान साहब के दौरे को नाकाम बनाने की भारत ने तमाम कोशिशें की। सिक्योरिटी के बड़े अहम तरीन इशूज़ थे। श्रीलंका और पाकिस्तान की जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे मामलात को ट्रेस आउट किया और इस बात को यकीनी बनाया कि इमरान खान साहब का ये दौरा पुरअमन तरीके से हो और सिक्योरिटी के कोई बड़े इशूज़ वहाँ पर मौजूद ना हो। और दूसरी तरफ रॉ है, भारत के हमायती हैं, वो वहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं हालात ख़राब करने की। ये भारत ही है जिसने श्रीलंकन टीम पर पाकिस्तान में हमला करवा दिया था। 2009 में आपको याद होगा श्रीलंका की टेस्ट टीम पाकिस्तान में थी। PC होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम जा रहे थे तो कलमा चौक के नज़दीक लाहौर में इनके ऊपर एक अटैक हो गया था। बड़ा खौफनाक अटैक था, उसमें बहुत नुकसान हुआ था, प्लेयर्स को गोलियां लगी थी। फिर पाकिस्तानी एक ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी जान पे खेल कर जो है वो प्लेयर्स को बचाया, उनको लेकर गए कज़ाफ़ी स्टेडियम तक, और इस तरह जो है वो हमला नाकाम हो गया।
लेकिन उसके बाद कोई भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान ने जब इसके ताने बाने ढूंढे तो भारत के साथ जाकर मिले थे, और बाद में श्रीलंकन टीम ही वो टीम बनी जो वापस आई, उसने पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच खेला, और अब हाल ही में अल्लाह का शुक्र है वो साउथ अफ्रीका भी खेल कर गया है। तो इमरान खान साहब पहुंचे हैं श्रीलंका, और ये बड़ा अहम दौरा है। उनकी जो ख्वानदगी की शरह है वो 97% है। तो तालीम में और सेहत में बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। जब डेंगू वायरस आया था तो श्रीलंकन क्योंकि पहले से इसको जानते थे तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत गाइड किया था। मैं खुद उन श्रीलंकन की टीम से मिला था जो आए थे गाइडेंस देने के लिए। अब जो उनके वज़ीर आज़म हैं महिंदा राजापाक्सा जो हैं उनके वज़ीर आज़म श्रीलंका के, उन्होंने खुद इस्तकबाल किया। इमरान खान साहब का बड़ा पुरतबाग इस्तकबाल था, और उसमें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। यानी ऐसा प्रोटोकॉल इससे पहले 2 हुकूमतों के अंदर जो हुक्मरान रहे उनको नहीं मिला श्रीलंका में, और ये सारे तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान साहब को रेड कारपेट इस्तकबाल था, गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया गया, और गन्स सलूट जिसको आप तोपों की सलामी कहते हैं, 21 तोपों की सलामी इमरान खान साहब को वहाँ पे दी गई है। अब 21 तोपों की सलामी क्या होती है, ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा थोड़ा सा इसका पता करते हैं कि 21 तोपों की सलामी क्या है। इसका आगाज़ होता है 13वीं और 14वीं सदी में। ये वो दौर था जब ताजरों के जो बहरी जहाज़ आते थे तजारत करने के लिए, तो उनके साथ तोपें लगी हुई होती थी उन जहाज़ों के अंदर। तो उस दौर में कोई इंटेलिजेंस का ऐसा सिस्टम तो था नहीं, कम्युनिकेशन का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि मोबाइल फ़ोन पे बात करें जी हमारा जहाज़ आ रहा है, या पहले से पता हो जी फ़लाँ मुल्क के जहाज़ फ़लाँ मुल्क के साइलों पे आने वाले हैं और वो तजारत का सामान लेकर आ रहे हैं। तो डर ये लगा रहता था कि जो जहाज़ आ रहे हैं कहीं वो हमला करने तो नहीं आ रहे। ऐसा तो नहीं है कि इन जहाज़ों के अंदर सामान की बजाय फ़ौजी भरे हुए हों और वो हमारी सरहदों पे आएँ और उसके बाद बम्बारमेंट शुरू कर दें, यानी वो तोपों के साथ गोले बरसाएं और हमारे ऊपर अटैक कर दें और उनके फ़ौजी बाहर आ जाएं और पीछे से मज़ीद जहाज़ आ जाएं। तो ये ख़तरा होता था कि बहरी बेड़ा कोई बहुत बड़ा ना आ जाए और हमारे मुल्क पे कब्जा ना कर ले। तो उस दौर में जो पुराने बहरी जहाज़ थे जो 13वीं 14वीं सदी ईस्वी में, जब ताजिर उनको लेकर जाते थे तो रास्ते में जो बहरी कज़ाक हैं लुटेरे, उनसे बचने के लिए वो अपनी तोपें तो लगा के रखते थे, जहाज़ में लगी रहती थी। अगर कोई बहरी कज़ाक या लुटेरा आता था तो वो अपनी जो तोपों के गोले हैं उनके जहाज़ की तरफ करके चला देते थे, इसलिए वो हमले से बच जाते थे। तो बाद का जहाज़ में 7 तोपें होती थीं, 10 तोपें होती थीं, मुख्तलिफ तादाद होती है। जितना बड़ा जहाज़ उतनी ज़्यादा तोपें उस जहाज़ के अंदर होती थीं। तो जब कोई तजारती जहाज़ आता था तो वो ये बताने के लिए कि हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, वो अपने जहाज़ को उस साहिल की रेंज से दूर रखते हुए, यानी साहिल की रेंज से इतना दूर रखते हुए कि वो जो तोप का गोला है वो साहिल तक ना पहुंचे, किसी को नुकसान ना हो, वो अपनी तमाम तोपों के गोले फायर कर देते थे। उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती थी और वो तोपों के गोले जब फायर होते थे बहुत दूर से, तो ये इस बात की अलामत होती थी कि जनाब हम आपसे लड़ने नहीं आए, ये हमने तोपों की सलामी पेश कर दी है। क्योंकि उस दौर में गन पाउडर बड़ा पुराने दौर के अंदर इतना जदीद नहीं था, तोप को दोबारा रीलोड करने में घंटे लग जाते थे। यानी आपने पहले गन पाउडर डालना है, उसको तैयार करना है, उसके अंदर आपने वो उसकी चिंगारी का सारा सिस्टम बनाना है, उसके बाद उसके ऊपर आपने गोला लगाना है, इसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता था। और इतनी टाइम में जो है वो जहाज़ किनारे तक पहुंच जाता था। तो जो किनारे पे मौजूद लोग होते थे उनको यकीन आ जाता था कि इन्होंने अपने सारे तोपों के गोले फायर कर दिए हैं, इतनी जल्दी तो ये दोबारा गोले भर भी नहीं सकते। तो ये इस बात की अलामत और निशानदेही है कि ये हमसे लड़ने नहीं आ रहे, ये ताजिर है। और आहिस्ता आहिस्ता ये अलामत बन गई कि ताजिर जब भी आएंगे वो तोपों के गोले फायर करेंगे और फिर आएंगे। इस चीज़ को फिर पसंद किया गया, और फिर जो इंग्लैंड की इक़्तिदार का सूरज उनका चढ़ा तो उन्होंने 16वीं 17वीं सदी ईस्वी में इसको अपनी रॉयल फैमिली के लिए ये शुरू किया कि जी हम तोपों की सलामी देंगे। फिर 21 तोपों की सलामी अब दी जाती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। इंडिया भी है उसमें, पाकिस्तान भी है उसमें, गालिबन USA भी है, श्रीलंका भी है, चाइना में भी दी जाती है, ख़ास दिनों पे दी जाती है, ख़ास लोगों को दी जाती है। तो श्रीलंका में इसको एक बहुत बड़ा ऑनर समझा जाता है कि जब किसी को 21 तोपों की सलामी दी जाए। ये तोपों की सलामी कम या ज़्यादा होती रहती है, यानी ये 7 तोपों की हो सकती है, 11 तोपों की हो सकती है, लेकिन ये 21 तोपों की सलामी सबसे ज़्यादा अहम तरीन एक ऑनर होता है जो किसी सरबराह मुमलिकत को या किसी दिफाई मामले में बहुत बड़ी अहम हस्ती को दी जा सकती है। तो इमरान खान साहब को 21 तोपों की सलामी पेश की गई है, और उन्होंने ये दौरा अपने माजी के हुक्मरानों के बरक्स शलवार कमीज़ में किया एक और दौरा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक दिन कोई मेरे से सवाल कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका का दौरा प्राइम मिनिस्टर का, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता वहाँ क्या होगा, लेकिन ये आदमी जाएगा शलवार कमीज़ में। तो वो बात सच है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी लिबास को कम से कम प्रमोट करते हैं हर जगह पे। अब भारत को इससे बहुत तकलीफ हुई है। भारतीय मीडिया ने एक चीज़ जो कैंसिल हुई है उसको बड़ी अहम तरीके से रिपोर्ट किया है
कि इमरान खान साहब ने श्रीलंका की पार्लियामेंट से खिताब करना था। इससे पहले भुट्टो साहब ने किया और अयूब खान ने किया और कोई भी नहीं कर सका। वो श्रीलंका की पार्लियामेंट से खिताब करना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, मनसूख हो गया। उस पर भारतीय मीडिया ने इस बात का शोर मचाया कि हमने क्योंकि उनको 5 लाख वैक्सीन दी है तोहफे में और हमने उन पर दबाव डाला है, इसलिए श्रीलंका की हुकूमत मजबूर हो गई और उन्होंने इमरान खान को अपनी पार्लियामेंट से खिताब नहीं करने दिया। और साथ उन्होंने ये लिखा कि हमें एक खदशा था कि इमरान खान साहब अगर श्रीलंका की पार्लियामेंट में बात करेंगे तो वो 2 चीज़ों पर ज़रूर बात करेंगे, एक कश्मीर के अंदर भारत क्या कर रहा है और दूसरा श्रीलंका के साथ भारत ने क्या किया है। तो वो कहते हैं हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में जाके ये बात करें, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट से खिताब करते, इसको हम बड़ा ऑनर समझते। लेकिन हुआ ये है कि कोरोना वायरस के SOPs उनको फॉलो करने के लिए और उसकी वजह से हमने इस मामले को कैंसिल किया है और ये पाकिस्तान के साथ डिस्कस करके, बाकायदा तय करके इसको कैंसिल किया है कि पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि सारे मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा और वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो वो सारे लोग बड़े करीब करीब आ जाएंगे, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा और इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। बहरहाल इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल है, वहाँ पे उन्होंने कमी पूरी की और इमरान खान साहब जो हैं वो इस कामयाब दौरे के बाद वापस पाकिस्तान जब पहुंचेंगे तो हम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान को इसका कितना बड़ा और कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कोरोना SOPs उन्होंने वजह बताई है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। इमरान खान साहब इससे पहले श्रीलंका कब गए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अहम है, आपको बड़ा मजा आएगा। श्रीलंका जो है, यहां इमरान खान साहब का जो पिछला दौरा था वो था जब वो क्रिकेट खेलते थे और पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे। और ये दौरा जो उन्होंने किया था श्रीलंका का 1985-1986 के सीजन में किया था, यानी 85-86, 1985-1986 उस दौर में उन्होंने ये दौरा इमरान खान साहब ने किया था। लगभग इस बात को अब कोई 36 साल तो होने वाले हैं, 85-86 के दौर में उन्होंने ये दौरा किया था 1985-1986 में। बतौर कप्तान वो श्रीलंका गए थे और टेस्ट और वनडे क्रिकेट सीरीज खेली थी। जो वनडे सीरीज है वो पाकिस्तान ने जीत ली थी। टेस्ट में इमरान खान साहब ने 15 विकेटें हासिल की थी और एक टेस्ट मैच पाकिस्तान जो है वो इस वजह से हार गया था, यानी ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई थी। लेकिन जो पाकिस्तान एक टेस्ट हारा था उसके ऊपर बैनुल अक़वामी मीडिया में ये खबरें छपी थी कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बड़ा लो था, यानी अंपायर ठीक तरीके से अंपायरिंग नहीं कर रहे थे। और इमरान खान साहब से अक्सर आपने सुना होगा वो कहते हैं कि क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मैं लेकर आया था, इस मैच के बाद लाए थे। ये जो श्रीलंका में वो मैच हुआ था जिसमें श्रीलंका एक टेस्ट मैच पाकिस्तान से जीत गया था और पाकिस्तान की सीरीज ड्रॉ हो गई थी, वो अंपायर्स ने 2 नंबरी की थी और अंपायरिंग बड़ी पुअर अंपायरिंग थी। पाकिस्तान के खिलाफ फैसले आ रहे थे, श्रीलंका के हक में फैसले आ रहे थे, तो पाकिस्तान वो मैच हार गया, सीरीज ड्रॉ हो गई। इस मैच के बाद इमरान खान साहब ने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर यह आवाज उठाई कि न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए, न्यूट्रल अंपायर्स के बगैर क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। तो न्यूट्रल अंपायर जो खान साहब बार बार दावा करते हैं, वो श्रीलंका का जो आखिरी उनका टूर था उसके बाद उन्होंने उसको अचीव किया था और उसका जो पहला नुकसान हुआ था वो भारत को हुआ था। यानी इमरान खान साहब ने जब 1985-86 में श्रीलंका का दौरा किया आखिरी मरतबा, तो उसका नुकसान भारत को हुआ था। कैसे कि इमरान खान साहब ने न्यूट्रल अंपायर्स ले आए क्रिकेट में और फिर भारत का दौरा किया और वहां से सीरीज जीत कर आ गए, तो भारत को नुकसान हो गया था इमरान खान साहब के श्रीलंका के दौरे का। शायद इसलिए अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा कि यही आदमी दोबारा श्रीलंका का दौरा कर रहा है, तो कोई उनके लिए अपशुगन है और वो इन चीज़ों को मानते भी हैं ज़्यादातर। अब इमरान खान साहब श्रीलंका के दौरे पर हैं और ये उस वक्त है जब भारत को इस बात का खतरा है कि पाकिस्तान या इमरान खान साहब कश्मीर के ऊपर बहुत खुल के बात करेंगे और अपना एक और हमायती पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये इस वक्त हुआ है जब तुर्की ने कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के एक बड़े खसूसी इजलास में, जिस इजलास के अंदर 47 मेंबरान की एक कौंसल है, जनेवा में ये इंसानी हकूक़ के हवाले से एक पूरा उनका एक बहुत बड़ा टीम है और 47 मेंबरान हैं मुल्कों के मुख्तलिफ, और जिनेवा के अंदर 46वां सेशन इसका हो रहा है, 46वां सेशन जो 1 महीने तक चलेगा। उसमें जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है मेवलेट कावोसोग्लो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान की आवाज़ को बुलंद करते हुए, और उन्होंने भारत को उसमें लताड़ा है। अब जो अखबारात हैं थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो है वो GVS ने छापा है, ग्लोबल विलेज स्पेस ने, और उन्होंने कहा तुर्की अर्जेस इंडिया टू पुट एन एंड टू इट्स वायलेंस इन कश्मीर। तुर्की ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि भारत कश्मीर में अपना जो तशद्दुद है उसको बंद करे
और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वी विश फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू थ्रू पीसफुल मीन्स ऑन द बेसिस of the relevant United Nations resolutions and the legitimate expectations of the people of Jammu and Kashmir। उन्होंने कहा जी कि हमारी ये उम्मीद है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके मुताबिक एक पुरअमन हल निकले कश्मीर के इशू का, और वो कश्मीरी अवाम, जो जम्मू एंड कश्मीर के अवाम है, उनकी एक्सपेक्टेशन या उनकी उम्मीदों के मुताबिक हो, ये उन्होंने कहा है। और भारत की मजम्मत भी की है। तो ये भारत के लिए एक और मुश्किल बढ़ गई है कि पाकिस्तान पहले कश्मीर के लिए बड़ी जोरदार तरीके से आवाज उठाता था, अब हर जगह पे हर मौके पे बात करता है तुर्की भी, और तुर्की की आवाज आपको पता है कि बड़ी जानदार आवाज है, यूरोप के धाने पे बैठा हुआ है। साथ ही साथ तुर्की इसके अंदर और बहुत सारे APP ने इसको रिपोर्ट किया है, इसको जो कश्मीर वालाज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है, इसको डेली सभा ने रिपोर्ट किया है। जी न्यूज़ क्या कहता है, जी न्यूज़ का ये आप जरा लिंक देखें। वो कहता है तुर्की पाकिस्तान नेक्सस ऑन प्रॉक्सी वॉरफेयर वर्किंग ऑन टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन अफगानिस्तान एंड कश्मीर। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान और तुर्की का एक नेक्सस बन गया है, एक इकट्ठ हो गया है जो कश्मीर में और अफगानिस्तान में सूरत हाल को खराब करेगा, और इसके ऊपर वो काम कर रहा है। यानी ये कोई कुछ समझ आती है बात? अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान की तारीफ करता है, और कश्मीर में जो भारत कर रहा है, दुनिया का हर मुल्क भारत को कहता है ये ज्यादती कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, और वो तुर्की और पाकिस्तान के खाते में डाल रहे हैं कि कश्मीर के और अफगानिस्तान के हालात खराब करने के लिए पाकिस्तान ने और तुर्की ने हाथ मिला लिए हैं। ये है वो प्रोपेगेंडा जिसको इंडियन क्रॉनिकल्स करते हैं, जिसको श्रीवास्तव ग्रुप आगे लेकर चलता था। बहरहाल हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि भारत कहाँ पे क्या गलत कर रहा है, उसको आपके सामने रिपोर्ट करते रहेंगे। तो ये जी न्यूज़ हो गया या बाकी अखबारात हो गए, उन्होंने ऐसा ही लिखा कि तुर्की और पाकिस्तान मिलके इशूज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान दुनिया के लिए मसाइल को बढ़ा रहे हैं, और ये भारत का एक नया प्रोपेगेंडा है, क्योंकि तुर्की को भी उन्होंने उसी लाइन में ले लिया है। अभी उनको कुछ और मुल्कों को भी लेना पड़ेगा, श्रीलंका को भी आने वाले वक्त में लेना पड़ेगा, और ईरान को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ़, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में भारत को एक पैगाम दिया है। पैगाम मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आवर पॉलिसी हैज़ बीन वेरी क्लियर, वी एम्फसाइज इंडिया टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल, देयर विल टू डिटरमाइन देयर ओन डेस्टिनी। यानी वो भी ये साफ कह रहे हैं कि हमारी ये पॉलिसी है और बड़ी क्लियर पॉलिसी है, और हम इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि भारत रिस्पेक्ट करे कश्मीरी लोगों के हुकूक की, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके हुकूक की रिस्पेक्ट करे, उनके हुकूक को इज्जत दे, और साथ ही साथ जो उनके अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला या उनकी अपनी किस्मत का फ़ैसला उनको खुद करने दे। ये है ईरान का मौक़िफ़ जो उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा है। तो तुर्की और ईरान से बड़े क्लियर मौक़िफ़ आ रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही बड़ा क्लियर है। तो दुनिया में कश्मीर की आवाज़ या कश्मीरियों की आवाज़ पहले कभी ऐसे नहीं उठाई जाती थी जिस तरह इस वक्त उठाई जा रही है। इमरान खान साहब के दौरे के हवाले से मज़ीद तफसीलात आएंगी, आपके साथ शेयर करेंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताई। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।